हेलो स्टूडेंट्स और आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री हार्ट चैनल पर। तो हम लोग यूनिट 5 में नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधन पढ़ रहे थे। तो उसमें मैंने बता दिया था रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। लेकिन अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि पहले फ्यूल्स क्या होता है। फ्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, डिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसको जैसे ही डिस्कस कर लेंगे तो ये चैप्टर मोस्टली जो हमारा मेन पार्ट है उसमें खत्म हो जाएगा और एक लास्ट टॉपिक रहेगा जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो टाइम को ना बर्बाद करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब फ्यूल्स के बारे में। तो अगर हम फ्यूल्स के बारे में बात करें तो फ्यूल्स होते क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। दोज मटेरियल विच आर बर्न टू प्रोड्यूस हीट। भाई क्या होता है कि ऐसे मटेरियल जो जिनको अगर जलाया जाए तो जलाने के बाद क्या करते हैं, वो हाई अमाउंट की एनर्जी को रिलीज करते हैं। और एनर्जी को रिलीज करते हैं वो भी कौन सी एनर्जी, हीट को। तो इसी को ही हम बोलते हैं क्या, फ्यूल्स। तो इसमें हम लिखते हैं दोज materials which produces heat energy after burning। तो भाई उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूल्स, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल बहुत सारी चीज हो सकती है, जैसे कि अगर हम वुड की बात करें तो वुड भी होता है, इसके अलावा कोल होता है, कैरोसिन होता है। कैरोसिन के बाद अगर हम बात करें तो हमारा पेट्रोल होता है, पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोलियम की भी अगर हम आगे बात करते हैं तो इसमें भाई डीजल भी है। तो बहुत सारी चीजें हैं होती है जो, ठीक है। तो इन्हें ही हम क्या कहते हैं, फ्यूल्स कहते हैं। तो अगर आप इसको नोट कर लिया हो, जल्दी से नोट कर लो बच्चे। तो इसमें हम कुछ चीजें बताएंगे कि एक्चुअली में फ्यूल्स जो होते हैं वो किन बातों पे डिपेंड करते हैं। नोट हो गया। तो याद रखना, अगर इसमें फ्यूल्स के बारे में एक बात बताए तो कितना जो भी फ्यूल्स होते हैं वो कितने यूजफुल होते हैं वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि उनकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है। यानी कि किसी भी जो कि हमारे फ्यूल्स होते हैं उनको मेजर करने का तरीका एक होता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। यानी कि कितनी कैलोरी की वैल्यू उसमें, मतलब कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा। जितनी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो उतनी ही ज्यादा क्या कहते हैं, हीट को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो अब इसमें हम बात करेंगे द यूजफुलनेस, इसको स्टार बना के लिख लें। द यूजफुलनेस ऑफ फ्यूल ऑफ अ फ्यूल is measured in the terms of its calorific value। भाई पता ही है एनर्जी को कैलोरी में मेजर करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू पर डिपेंड करता है। सो द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूसिंग बाय बर्निंग a unit mass of a fuel completely is called its calorific value, which measures in grams। तो अगर यहाँ पर बात करें, फिर से बात करते हैं कि कोई भी फ्यूल है तो उसकी यूजफुलनेस जो होगी उसकी कैलोरीफिक वैल्यू पे डिपेंड करेगी। जिसकी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी इसका मतलब वो ज्यादा अच्छे से हीट प्रोड्यूस करेगा, वो ज्यादा अच्छे से बर्न होगा, तो वो क्या है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी हाई होगी, अच्छा होगा। सो द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूसिंग बाय बर्निंग अ यूनिट मास, यानी कि किसी भी यूनिट मास, एक मास फ्यूल में कंप्लीटली वो कितना बर्न हो रहा है। जैसे कि कोल लिया, उसमें क्या है, हमने एक यूनिट मास लिया। भाई किसी को मेजर करना होता है तो हम उसकी कोई एक आइडेंटिफिक वैल्यू लेते हैं, जैसे 1 यूनिट। तो यहाँ पे क्या, 1 यूनिट मास को हम लेंगे और उसमें उसको बर्न करके देखेंगे कि वो कितना बर्न हो रहा है। अगर वो कंप्लीटली बर्न हो जाता तो हम उसको कहते हैं इसकी कैलोरीफिक वैल्यू। तो अगर इसमें बात करें इसको मेजर किस में करते हैं, तो इसको मेजर करते हैं ग्राम्स, ठीक है। तो इसको नोट कर लो।
नोट हो गया। अब इसमें कुछ और बात बताते हैं। तो याद रखना, सबसे अच्छा फ्यूल, दुनिया का सबसे अच्छा फ्यूल अगर हम बात करें तो इसका मतलब जिसकी सबसे हाई कैलोरीफिक वैल्यू, तो बच्चे याद रखना हाइड्रोजन गैस जो होती है, कौन सी? हाइड्रोजन गैस, लिक्विड हाइड्रोजन होती है। हाइड्रोजन गैस हैज अ हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। यही कारण है कि इसको यूज करते हैं रॉकेट फ्यूल्स में, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 150 किलो जूल पर, सॉरी क्या होता है, जूल पर ग्राम होता है, किलो जूल भी नहीं, सीधे जूल पर ग्राम करते हैं। 150 जूल पर ग्राम, ठीक है, जे पर जूल, जूल पर ग्राम, भाई एक एक उसका किया ना यूनिट मास का, तो पर ग्राम, ठीक है, ये होती है। इसका मतलब अगर हम 1 जूल को कैलोरी में करें, ये तो सबको पता है कि 1 जूल को जब भी कैलोरी में करते हैं तो 1/1/2, सॉरी 1/4.2 क्या बोलते हैं इसको, कैलोरी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कैलोरी। आई है। तो 1 जूल बराबर अगर हमको कभी भी कैलोरी में करना है तो उसको 1/4.2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कैलोरी मिल जाएगा, ठीक है, नोट कर लिया। अब अगर हम बात करें कि कोई भी फ्यूल है तो वो फायर कैसे कैच करेगा, कब फायर कैच करेगा और कब बर्न होने लगेगा, ये दोनों चीजें बहुत ही डिफरेंट है। तो वो कोई भी फ्यूल है वो फायर कब कैच करेगा, कब बर्न होना स्टार्ट करेगा, ये दोनों ही बात एक फैक्टर पे डिपेंड करते हैं जिसको बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर का मतलब होता है कि अगर हम बात करें a fuel can catch fire and burn. It must be heated to certain। भाई अब कोई चीज अगर हम कागज भी जलाते हैं तो क्या होता है, तुरंत तो आग पकड़ती नहीं है, जैसे उसमें माचिस लगाएंगे तो धीरे धीरे पहले ब्लैक ब्लैक पकड़ने लगेगा, फिर आग पकड़ने लगती है। तो कोई मिनिमम टेम्परेचर तो होगा ना जिससे कि वो फायर जो है कैच करती है किसी भी चीज को। तो उसी की बात करें, हीटेड टू सर्टेन मिनिमम टेम्परेचर, भाई कोई ना कोई मिनिमम टेम्परेचर होगा ना जिसकी वजह से कोई बर्न, जो कोई चीज हो रही फायर कैच कर रही है और फिर उसके बाद उस टेम्परेचर से जैसे आगे बढ़ती है तो वो चीज बर्न होने लगती है। जैसे कागज को कहते हैं ना सुलगाया, ये टर्म बोलते हो ना, जैसे इसको जलाते तो पहले ऐसे जलने लगता है, थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, कम होने लगता है, फिर उसके बाद सीधे फायर कैच करता है। तो कहने का मतलब है कोई ना कोई मिनिमम टेम्परेचर ऐसा होता है जो कि पहले फायर को कैच करवाता है, उसके बाद वो बर्न होने लगता है। तो इसी टेम्परेचर को, मिनिमम टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, इस मिनिमम टेम्परेचर को कहते हैं इसमें हाँ क्या है, सो फ्यूल कैच द फायर, इनिशियल टेम्परेचर कहते हैं फायर एंड स्टार्ट बर्निंग। जैसे ही फायर कैच करेगा तो उस चीज में क्या है, फिर स्टार्ट बर्न होने लगेगा थोड़ी देर में। बर्निंग इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो अब एक बात सुनो भाई, कई बार हम लोग क्या करते हैं, विंटर्स में लकड़ी जलाते हैं और कभी कभी लकड़ी जलाते जलाते आधा घंटा हो जाता है और लकड़ी पकड़ती ही नहीं है ना, ऐसा होता है भाई, पेपर लगा दिया, पॉलिथीन लगा दी, लेकिन पकड़ती ही नहीं लकड़ी। तो एक्चुअल में उस समय हम लोग ये करते हैं कि उस समय हम उस फ्यूल को हम वो टेम्परेचर जो मिनिमम होता है जिससे आग जो है, फायर जो है वो कैच कर सके, उसके बाद बर्न हो सके, वो मिनिमम यानी कि इग्निशन टेम्परेचर नहीं दे पाते। इसी वजह से क्या होता है, वो फायर जो होती है वो फ्यूल में क्या करती है, फायर जो होती है पकड़ती नहीं, कैच नहीं करती है। तो अगर अब तो ऐसे ठंडी चली गई है मोस्टली, अब नेक्स्ट ईयर क्या करोगे, आग लगाना, फ्यूल में आग लगाना, और उसमें अगर आग ना पकड़े या अगर पकड़ ले तो कह देना भाई मम्मी हमने क्या किया है, इग्निशन टेम्परेचर इसको दे दिया तभी ये फ्यूल जलने लग रहा है, ठीक है। चलो और कहीं आग मत लगवा देना, पता चला पढ़ने के चक्कर में कुछ भी कर दो। नोट कर लिया। अब इसमें बहुत अच्छी सी एक टॉपिक, मतलब इसी में एक चीज है जो इग्निशन टेम्परेचर है, इसी को लेके कुछ चीज बताते हैं, इसको नोट कर लो। नोट हो गया। अब अगर हम इग्निशन टेम्परेचर की बात करते हैं, इसमें बहुत एक अच्छी सी बात बताने जा रहे हैं जिसको सोचोगे फिर कहोगे हाँ,
अगर हम बात करें, भाई हमने बात की इग्निशन टेम्परेचर वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जिस पर कोई चीज जो भी मतलब आग होती है वो फायर कैच करती है ना, बर्न होना स्टार्ट करती है। तो याद रखना बेटा, एलपीजी जो गैस होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसमें अभी इसके बारे में भी कहानी बताएंगे कि एक्चुअल में होते क्या क्या है। एलपीजी जो है बच्चे याद रखना, इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही लो होता है। इसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ही लो होता है। वाई? बिकॉज अगर ये लो ना हो तो फिर भाई हम कोई भी चीज करेंगे तो उसमें तो आग ही लग जाएगी। बट हमें क्या करना होता है, भाई हमने एलपीजी गैस खोली, आराम से टेम्परेचर क्या बिल्कुल आराम से आग पकड़ती है। ये नहीं होता कि बहुत ही जल्दी से आग पकड़ लेगी तो एक्सीडेंट होने के खतरे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो याद रखना कि जो एलपीजी होता है उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही लो होता है। तो अच्छा फ्यूल वही होगा जिसका इग्निशन टेम्परेचर, देखो भाई अगर इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो गया तो वो भी बेकार है। भाई जब बहुत ज्यादा लो हो गया तो जैसे हम लोग जाड़े में क्या करते हैं, आग लगाते रहते हैं, आग लगती ही नहीं है। घरों में नहीं आग लगाने की बात कर रहे हैं, लकड़ी में जैसे ही आग लगाते हैं तो वो आग लगती नहीं है। अब जैसे वो उसका मतलब है कि भाई वो फ्यूल क्या है हमारे लिए, तो अभी हम इतना टेम्परेचर नहीं दे पा रहे। तो याद रखना, एक गुड फ्यूल, एक अच्छा फ्यूल वही होता है जिसमें कि जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा ना लो हो और बहुत ही ज्यादा मैक्सिमम भी ना हो, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा हाई हुआ तो कोई भी बात हुई तुरंत आग पकड़ लेगी। तो इसीलिए एलपीजी का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो लो होता है, तुरंत आग ना पकड़े। ठीक है ना? क्लियर हो गई बात? तो अगर भाई बहुत जल्दी अगर आग पकड़ने लगेगा तो वो हमारे लिए अनसेफ है, एलपीजी फिर हमारे लिए अनसेफ हो जाएगी। तो इसलिए इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो जो है हमारा जो है मिनिमम होता है, कम होता है। अब हम बात करते हैं आइडियल फ्यूल क्या होता है। कुछ कैरेक्टर्स होते हैं कि भाई एक अच्छा फ्यूल क्या क्या हो सकता है। तो पहली चीज तो एक अच्छा फ्यूल वही होगा जो हमें बहुत ही आसानी से मिल जाए, यानी कि ये क्या हो, आसानी से मिल जाए। ठीक है, इजिली इजिली अवेलेबल हो, इजिली अवेलेबल। दूसरी चीज अच्छा वो होगा जो भाई हमारे लिए कॉस्ट में क्या हो, सस्ता हो। कॉस्ट क्या हो, कॉस्ट क्या बेटा इसकी लो हो, भाई लो प्राइस में मिल जाए, कॉस्ट लो हो। तीसरी चीज इसका इग्निशन टेम्परेचर क्या हो, प्रॉपर हो। इग्निशन टेम्परेचर का मतलब है ना ही बहुत कम हो ना ही बहुत ज्यादा हो, इतनी जल्दी भी आग ना पकड़ ले कि कोई हादसा हो जाए, और इतना कम भी ना हो कि जलाते जलाते हम बेहोश हो जाए। तो इसलिए कैसा होना चाहिए इग्निशन टेम्परेचर, प्रॉपर। ठीक, उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो बच्चे याद रखना, इसकी जो कैलोरिफिक वैल्यू है लो मास में लार्ज हीट निकाले, यानी कि इसमें जो है कैलोरिफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए। भाई थोड़ा सा हमने फ्यूल ले लिया और वो हीट हमें प्रॉपर अच्छी से दे दे, तो इसका मतलब लो मास में कैसी हीट निकाले, लो मास में हाई हीट निकाले। हाई हीट क्या करे, प्रोड्यूस करे। ठीक है, इसका मतलब कैलोरिफिक वैल्यू, रुको, कैलोरिफिक वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटे, हाई। ठीक है ना, कैलोरिफिक वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई। एक पॉइंट और है लास्ट कि जो भी फ्यूल होना चाहिए वो हमारा इको फ्रेंडली होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इको फ्रेंडली, यानी कि पोल्यूशन ना करे, हमारे एनवायरनमेंट को किसी भी तरह से नुकसान ना करे, अगर करे तो बहुत ही कम करे। तो इसको नोट कर लो, इसमें दोबारा बताने की जरूरत नहीं, मुझे लगता है बहुत अच्छा था, तो इसको कर लो। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। ठीक है, फ्यूल्स पढ़ लिया, अब फॉसिल फ्यूल का मतलब अगर हिंदी में बोले तो उसको बोलते हैं जीवाश्म ईंधन, और फ्यूल को क्या बोलते हैं, ईंधन। ठीक है, रफ करें। बड़े दिन हो जाते हैं वीडियो बनाते बनाते, क्या करें समझ नहीं आता, एक दिन हो जाती है वीडियो और दूसरे दिन। अच्छा हाँ भाई, कुछ लोगों ने मुझसे कहा है, मतलब मेरे कमेंट बॉक्स में मैंने बोला था कि जिसको जिस चैप्टर में प्रॉब्लम होगी वो बताएगा। तो आप ध्यान से सुनो, हम क्या करेंगे, जैसे बहुत लोगों ने जनरेटर वाला चैप्टर एक मेंशन किया था, यानी कि मैग्नेटिक वाला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। तो ये जो चैप्टर है ये हम बहुत ही अगर पूरा प्रॉपर बताने लगे तो टाइम है नहीं इतना, तो उसमें जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो फटाफट डिस्कस कर देंगे। ठीक है, बहुत शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बना के। दूसरी चीज, एक बच्चे ने किसी ने मेंशन किया था कि भाई उसे वो पढ़ना है बायो का पहला चैप्टर, तो उसमें भी जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे उनको हम डिस्कस कर देंगे। और उसके बाद एक एक दिन में जो कुछ शॉर्ट्स हम भेजेंगे उसमें होंगे हमारे स्पेशल ओवरऑल पूरी
साइंस का 10th की निचोड़, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में ही हम जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम खुद आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ पेपर सॉल्व करवाएंगे, वो आप लोगों को करना है। तो अगर आप लोग नंबर अच्छे गेन करना चाहते हैं तो जुड़े रहें, ठीक है। और ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाई बहुत लोग क्या करते हैं कि पढ़ने का उनका मन नहीं करता। एटलीस्ट आप वीडियो देखोगे, कुछ तो दिमाग में जाएगा। टाइम बर्बाद ना करें, खुद से पढ़े, इसलिए बोल रहे हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, फॉसिल फ्यूल्स की, जीवाश्म ईंधन। क्या बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन बोलने का मतलब सिर्फ और सिर्फ होता है कि ये जीवों के मतलब जीव, बताएंगे इसमें होता क्या है कि ये फॉसिल फ्यूल्स ऐसे बने थे कि ऐसा माना गया था कि करोड़ों साल पहले जो हमारी अर्थ थी उस पे उथल पुथल हो गई, मतलब कि पूरी अर्थ जो है पलट गई थी। तो जब पलटी थी तो उसमें क्या था, बहुत सारे जीव जंतु थे, एनिमल्स थे, बहुत सारे पेड़ पौधे थे। तो वो क्या हुए, जैसे ही पलटा तो बड़ी बड़ी रॉक्स के नीचे आके दब गए। तो क्या हुआ भाई, सूरज तो निकलता था रोज, तो उसने क्या किया कि बहुत सारे हीट दी, मतलब टेम्परेचर उस जगह आपको मिल रहा था, उसके साथ प्रेशर ले रहा था। तो ये करोड़ साल ये जो प्रेशर था, ये जो टेम्परेचर था, उन दोनों ने कन्वर्ट कर दिया इसमें कोल एंड पेट्रोलियम। लेकिन पेट्रोलियम और कोल में भी दो बहुत बड़े डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये हैं, हम आगे बताएंगे, ठीक है। तब इसमें क्या है, अभी नहीं, इसको हम आगे बताएंगे। तो इसमें फॉसिल फ्यूल्स की अगर बात करें तो फॉसिल फ्यूल्स आर हाइड्रोकार्बन्स। क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स आर हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं वो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, which are formed from तुम जाओगे कि नहीं जाओगे, चलो जाओ यहाँ से, which are formed from the remains, अरे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब घर में बच्चे आ जाते हैं। formed from the remains of चार्जर लेके मेरा चला गया, आजकल के बच्चे मोबाइल के पीछे एकदम दीवाने रहते हैं। which are formed from remains of dead plants and animals, ठीक है। तो भाई यही चीज तो बताई कि पहली बात तो ये होती है कि जो फ्यूल्स होते हैं उसमें हाइड्रोकार्बन्स होता है। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है हाइड्रो और कार्बन, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब है इनसे बने हुए होते हैं, जो कि बने भी किससे हैं, बहुत सारे पेड़ पौधों के दबने से, प्लांट्स की वजह से और एनिमल्स की वजह से, ठीक है। अब इसमें क्या है एग्जाम्पल, डिकेड प्लांट्स, ठीक है, डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो एनिमल्स थे इन दोनों के कन्वर्ट होने से ही करोड़ों साल की वजह से ऐसा हुआ। अब इसमें एग्जाम्पल है भाई, बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे, कोल है, पेट्रोलियम है, बायोगैस है, नेचुरल गैस है, बहुत सारी गैसेस हैं। क्या है, नेचुरल गैस, सब बताएंगे क्या होता है। चलो भाई इसको नोट कर लो। और एक चीज है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने भी जीवाश्म ईंधन होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं। कैसे होते हैं बताया था ना, नॉन रिन्यूएबल, यानी कि अगर ये खत्म हो गया, अगर पेट्रोल खत्म हो गया, अगर कोल खत्म हो गया तो हम दोबारा बना उसको नहीं सकते हैं, ठीक है। ये लिमिटेड है, फाइनाइट उसमें है, ठीक है। चलो अब इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, कोल्स की। तो इसको नोट कर लो, उसके बाद हम इसको रफ करते हैं, हो गया। अगर बेटा कोल्स की बात करें तो कोल में एक बहुत बड़ी डिफरेंस है पेट्रोलियम से, कि कोल जो होते हैं, यहीं पे ऐसे सुन लो, लिखने की जरूरत नहीं मुझे, कोल जो होते हैं वो जितने भी डेड प्लांट्स थे, वो जो रॉक के नीचे जब दब गए थे तो उनकी वजह से ही जो बना नया सब्सटेंस वो बना कोल। लेकिन अगर पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम जो बना था वो हमारा बना था, क्या कहते हैं, जब मतलब प्लांट्स के साथ साथ उसमें क्या है, एनिमल्स भी दब गए थे, और उसके वजह से जो मतलब कि बाद में जो फॉर्मेशन हुआ वो हमारा हुआ पेट्रोलियम का, ठीक है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि कोल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ
प्लांट की वजह से बना था, प्लांट के डिकेड होने से बना था। लेकिन जो पेट्रोलियम होता है वो हमारे प्लांट और उसके साथ ही साथ एनिमल के डिकेड होने से बना था। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी गैसेस हैं, मतलब बात करेंगे धीरे धीरे। अगर हम कोल की बात करें तो कोल का जो कहते हैं ना, इंडिया में कौन सी पोजीशन पे इंडिया कोल के फॉर्मेशन पे या क्या कहते हैं उसके प्रोडक्शन में, तो याद रखना इंडिया जो हमारा वो 3rd नंबर पे है। 3rd नंबर पे कौन है? इंडिया हमारा कोल के प्रोडक्शन पे। यानी कि ये पीछे किससे है? तो बच्चे याद रखना ये चाइना और यूएसए के बाद आता है। ठीक है, चाइना और यूएसए के बाद आता है। बस इतनी सी चीजें हैं। इसमें क्या लिखा है, इसमें कुछ छोटे से नोट्स बताने वाले हैं नेचुरल गैस के बारे में। तो नेचुरल गैस कैसी होती है? नेचुरल गैस वो गैस होती है, पहले जैसे इसमें हम बात करेंगे, जो कि हाइड्रोकार्बन से बनी होती है। हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन। अब इसमें हम बात करेंगे एलपीजी की और सीएनजी की। बस छोटी सी बात बताएंगे, बस काम खत्म। याद रखना जो एलपीजी है, पहली बात तो इसका नाम है लिक्विड पेट्रोलियम। ये हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले सब लोग यही चीज लिखोगे, अलग से कुछ नहीं लिखना। पेट्रोलियम गैस, ठीक है। अब लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मतलब है, पहली चीज तो ये जो हमारे घर में सिलेंडर यूज होते हैं यही एलपीजी है। और ये जो होते हैं सारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, लेकिन इनमें भी होता है कार्बन 1 वाले फॉर्म, 2 वाले फॉर्म नहीं होते हैं। यहाँ पे जो होते हैं उसमें पाए जाते हैं प्रोपेन एंड ब्यूटेन। क्या पाए जाते हैं? प्रोपेन एंड ब्यूटेन। यानी कि अगर इसकी बात करें तो ये हमारे जो है प्रोपेन और ब्यूटेन हो गया। इसमें क्या करोगे ये बताओ तुम लोग। ये है C4H8, ठीक है। Am I right or wrong? ये क्या है? C3, और ये क्या बनेगा? चलो इसको ऐसे देख लेते, C है, H H H H H H H H 6 6 7 8 H8, तो ये हो जाएगा ये क्या होगा? 3 3 6 7 8 9 10 C10 C4H10। तो ये क्या है? हमारा जो प्रोपेन है और ब्यूटेन है, ये क्या बना देते हैं बेटे? ये जो है एलपीजी में पाए जाते हैं। और ये दोनों जो होते हैं हमारे लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, यानी कि तरल अवस्था में होते हैं। अब अगर बात करें, इसमें बात करते हैं, और याद रखना इनका कोई भी ऑर्डर नहीं होता। ऑर्डर का मतलब इनकी कोई भी स्मेल नहीं होती है। हम लोग केमिस्ट्री में स्मेल नहीं बोलते, एक्चुअली में ऑर्डर बोला जाता है। जब लैब में जाओगे तो आपको बोलना पड़ेगा स्मेल नहीं, ऑर्डर बोलते हैं। तो याद रखना इनकी कोई भी नो स्मेल। तो बात करोगे कि मैम आप, ये तो होता है कि भाई गैस ऑन होती है तो हमें स्मेल आती है, तो एक्चुअल में इनकी स्मेल नहीं होती है। इसी वजह से इसमें एक कंपाउंड और डाला जाता है जिसको बोलते हैं इथाइल मरकैप्टेन। क्या बोलते हैं? इथाइल। ये पूछा जा सकता है, अगर नहीं भी पूछेंगे तो कोई बात नहीं है, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट ही है, मरकैप्टेन। अब ये होता क्या है? तो याद रखना C2H5 SH, ये हमारा इथाइल है, और इसकी वजह से ये जो सल्फर है इसको बोलते हैं, इस वजह से याद होता है इथाइल मरकैप्टेन। वो भी कैसा है? डाई इथाइल मरकैप्टेन। 2 इथाइल है ना, 2 तरफ 2 रूप लगे, तो डाई इथाइल मरकैप्टेन होता है। यानी कि जो तुम लोग को स्मेल आती है गैस ऑन होने के बाद, तो वो आती है डाई इथाइल मरकैप्टेन की वजह से, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीएनजी की। तो सीएनजी की अगर बात करें तो इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब आजकल देखते हो लोग अपनी वैन में लगाए रहते हैं, है ना। तो सबसे अच्छी बात अगर इसकी करें तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में अगर पूछा जाए कौन सी गैस यूज होती है, तो इसमें मीथेन यूज किया जाता है। दूसरी चीज, ये जो होती है 0% पोल्यूशन करती है। क्या करती है? और अगर करती भी है तो बहुत ही लेस करती है, वैसे तो 0% पोल्यूशन करती है। बस इतनी सी बात थी फ्यूल के बारे में, हमने पढ़ लिया। अब इसके आगे हम डिस्कस करेंगे। नोट करना था क्या? चलो ठीक है, वीडियो पॉज करके अपना कर लेना तुम लोग। अब जल्दी से हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं, फिर तुम लोग का ये चैप्टर मोस्टली हम खत्म ही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत छोटा सा हेडिंग है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बायोडिग्रेडेबल जितना पढ़ाया है उसको पढ़ लेना इस यूनिट से। इसके अलावा बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इसी में से आएगा, इसकी गारंटी है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, अब इसी के नीचे इधर ही लिख दे रहे हैं। और क्या होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। एक मार्कर लॉक चेंज कर ले पहले, इसे दिखेगा नहीं। तो भाई
अगर हम बात करें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की, तो ऐसे वेस्ट जिनमें क्या होता है कि कुछ सर्टन केमिकल एक्शन से या बायोलॉजिकल एक्शन से क्या होते हैं कि वो जो है मतलब डिस्ट्रॉय होने की कैपेबिलिटी रखते हैं। कहने का मतलब है कि वो डिग्रेडेड हो जाते हैं, मतलब कि सिंपल फॉर्म में। जैसे कोई चीज है, उसको हमने यूज किया, उसको हमने फेंक दिया, तो वो ऐसी हो कि उसको अर्थ जो है हमारी डिसॉल्व कर ले, यानी कि वो सिंपल फॉर्म में टूट जाए, और टूटने के बाद उसमें बहुत सारे जैसे फंगस का एक्शन है, बैक्टीरिया का एक्शन है, ये सब वो एक्शन करके बैक्टीरिया क्या कह रहे हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते खत्म कर दे। तो उससे क्या होगा, हमारे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान भी नहीं करेगा। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो ऐसे होते हैं, जैसे पॉलीथीन। पॉलीथीन का यूज क्यों बंद किया गया? क्योंकि अगर वो कहीं भी जमीन में पड़े हैं तो सालों साल, पता नहीं कितने साल वो वैसे ही रहेंगे, वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, क्योंकि ना ही कोई फंगस उस पर अटैक कर सकता है, ना ही कोई बैक्टीरिया एक्शन कर सकता है। तो जब उस पर कोई एक्शन ही नहीं हो पाएगा तो वो सिंपल फॉर्म में नहीं टूटेंगे, और जब सिंपल फॉर्म में नहीं टूटेंगे तो अर्थ उनको अपने ऊपर रिजॉल्व नहीं कर पाएगी। तो ये जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। और अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल है, अर्थ उनको कुछ उनको अपने साथ मिला नहीं पा रही है, तो इसका मतलब वो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, हमारी अर्थ को, हमारे सॉइल को क्या है, नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बस इतनी सी सिंपल सी बात है, तो इसको हम लिखवा दे रहे हैं। ऐसे वेस्टेज जैसे कि अब किचन में जो वेस्टेज होते हैं, जैसे चाय पत्ती है, जैसे केले का छिलका है, आलू का छिलका है, तो ये सब क्या है, इससे लोग देखो खाद बनाते हैं, गमले में डाल देते हैं, कुछ टाइम बाद क्या बहुत सारे बैक्टीरिया फंगस जो है, बैक्टीरिया जो है सब अटैक करते हैं, और वो एक हमें अच्छी फ्रेश खाद मिल जाती है ना। तो वो क्या हमारे लिए यूजफुल हो गया है। लेकिन अगर हम बात करें उसमें पॉलीथीन डाल दिया, प्लास्टिक डाल दिया, तो वो तो सालों साल वैसे ही रखे रहोगे, पड़ा ही रहेगा, और वो हमें पोल्यूशन भी क्रिएट करके देता है। ठीक है, तो वो हमारे लिए वेस्टेज है, मतलब कि यूजफुल नहीं है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। दोज वेस्ट या दीज waste material can be degraded का मतलब है सिंप्लीफाइड फॉर्म। सिंप्लीफाइड मतलब छोटे छोटे अंशों में या छोटे छोटे फॉर्म में टूट जाए। ठीक है, सिंप्लीफाइड इनटू सिंपलर कंपाउंड, छोटे छोटे कंपाउंड्स में टूट जाए। कंपाउंड्स by the action of bacteria and fungus। ठीक है, फंजाई या फंगस के थ्रू, तो उसे क्या कहेंगे, वो हम कहेंगे बायोडिग्रेडेबल है। और ये क्या होंगे, हमारे इको फ्रेंडली होते हैं। इको फ्रेंडली, डज नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ पोल्यूशन। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें क्या है, इसका एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा सा दे सकते हैं। एग्जाम्पल हो सकता है हमारा क्या, जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, इसके यानी कि जितने भी कार्बनिक हमारे पदार्थ हैं, उसके बाद एनिमल का वेस्ट, प्लांट्स का वेस्ट, ये सब क्या है, हमारे लिए यूजफुल है, और वो क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात करें तो भाई those waste material which cannot be degraded, मतलब कि छोटे छोटे फॉर्म्स में क्या नहीं है, टूटेंगे नहीं, not simplified। ठीक है, बहुत गंदा आज लिख रहा है, पता नहीं क्यों, क्या हो गया। चलो फिर उसके बाद क्या होगा, इसमें क्या होगा कि इसमें क्या होगा, नो एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगस। तो इसमें कहेंगे फॉर एग्जाम्पल हमारे जितने भी क्या है, प्लास्टिक्स, पॉलीथीन, पॉलीमर, ये जितने भी पॉलीमर है, प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, ये सब क्या है हमारी, ये हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल है। और ये क्या होते हैं, ये इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, पोल्यूशन कॉज करते हैं। दे आर नॉट इको फ्रेंडली, दे कॉजेस पोल्यूशन, दे आर नॉट इको फ्रेंडली। तो बहुत ही सिंपल सी बात थी, समझ में आ गया होगा, और इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाले का। नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाले हैं, और उसमें सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे गंगा एक्शन। गंगा एक्शन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लग भी रहा है इंपॉर्टेंट है, तो उसको थोड़ा सा देखना। और एक चीज है,
ये चैप्टर ऐसा डिवाइड मतलब रिवाइज कर लो, इसके नोट्स तुरंत बना लो कि इसको पेपर के टाइम पढ़ने की जरूरत ना रहे, आराम से लिख दोगे, कुछ खास नहीं, इस पर टाइम बर्बाद ना करो, ठीक है। ये नहीं कि ये चैप्टर पढ़े जा रहे हो बाकी छोड़ दिया है, तो अच्छे से सब कुछ पढ़ो। और हम एक लेके आएंगे शॉर्ट वीडियो जिसमें कि हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की, और उसमें छोटे छोटे पूरी चैप्टर A to Z हम बता डालेंगे, वो भी छोटे छोटे शॉर्ट्स में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तुम्हारी एक प्रिपरेशन हो जाएगी। और हाँ, जो भी जिन 2 लोगों ने मेरे पास मैसेज किया था, उनकी जो वीडियो है वो शॉर्ट शॉर्ट में बना के भेज देंगे, ठीक है। और वो इसी वीक में हम कर देंगे, ओके। सो ऑल द बेस्ट, इसको अच्छे से देख लो, नोट बना लो, और हम नेक्स्ट वीडियो में कल आते हैं गंगा एक्शन पे, ओके।